बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद स्टूडेंट्स डीवीएम स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि पीपीएससी का पेपर कैसे पास किया जा सकता है। रिसेंटली पीपीएससी की तरफ से 53 वेटनरी ऑफिसर की जो सीट्स हैं वो अनाउंस हुई हैं, जिसका स्टूडेंट्स काफ़ी देर से बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी बैचेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं। अब हर एक की कोशिश ये है कि इस टेस्ट को पास किया जा सके। आई एम आल्सो वर्किंग एज वेटनरी ऑफिसर सिंस 5 ईयर्स। तो इसके लिए कुछ बातों का जहन में सबसे पहले आप जो है वो बिठा लें, इसका फोबिया ख़त्म कर दें। कुछ लोगों का टेस्ट पहले अटैम्प्ट में पास नहीं होता, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। उसका मतलब ये नहीं कि आप में जो है वो गट्स नहीं है, या आप में नॉलेज नहीं है, या आप इनकॉम्पिटेंट हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हमारे पास गाइडलाइन की कमी है, जो कि ना तो हमें यूनिवर्सिटी देती है 5 सालों में, ना हमारे दोस्त देते हैं, चाहे वो हमारे क्लास फेलो हों या हमारे सीनियर्स हों। इसके लिए मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप जो है वो डीमोरलाइज ना हो इन केस अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाते। जब मैंने फ्रेशली डीवीएम पास किया था तब पोल्ट्री कैडर की सीटें आई, और लाइक एवरी फ्रेश स्टूडेंट आई वाज ब्लैंक कि ये कैसे पास करना है। एनीवे मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिया, और मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ बहुत से मेरी सीनियर्स, मेरी क्लास फेलोज़, मेरे मेल क्लास फेलोज़ ऐसे थे जिन्होंने वो टेस्ट क्लियर किया। आल्दो कि मैं अपनी क्लास की गुड स्टूडेंट थी, कॉम्पिटेंट थी, लेकिन कुछ मेरे क्लास फेलोज़ ऐसे थे कि जिन्होंने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया था, उन्होंने पीपीएससी क्लियर कर लिया। तो मेरे लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि मैं कॉम्पिटेंट होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा सीजीपीए लेने के बावजूद जो है वो मैं पीपीएससी पास नहीं कर सकी। खैर इसी ड्यूरेशन में दोबारा सीट अनाउंस हुई। मैंने उन पर रिसर्च की, मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाइडेंस मेरे लिए इतने काम आई कि 3 डिफरेंट कैडर्स की सीटें आई थी और मैंने तीनों पे ही टेस्ट क्लियर किया। इस बात का मकसद ये है कि आपने कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना, मेहनत नहीं छोड़नी। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैंने बगैर पढ़े टेस्ट पास किया है, तो यकीन जाने वो आपसे झूठ बोल रहा है। कामयाबी की पहली सीढ़ी ही मेहनत है, और तो आप कैसे कह सकते हैं कि बगैर मेहनत के आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है। इसलिए जब भी आप टेस्ट दें, अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ दें, किसी की बातों में मत जाएं। तुक्का भी आपका तभी ही चलता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपका तुक्का क्या चलेगा। अब आते हैं पीपीएससी के पेपर की तरफ। पीपीएससी का पेपर जो है वो आपने अपने नॉलेज के साथ साथ समझदारी से अटेम्प्ट करना है। इसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से कुछ मेजर हैं और कुछ माइनर हैं। सारे सब्जेक्ट का मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती, इतनी लंबी वीडियो देखना आपके लिए हेक्टिक भी हो सकता है, और उसको जो है वो रिमेंबर करना या माइंड में बिठाना जो है वो भी मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगी, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, कि आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता सकते हैं कि हमें इस बारे में गाइडलाइन चाहिए। जैसा कि अगर हम मेजर सब्जेक्ट की तरफ आएँ तो उसमें हमारे पास पैथोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, मेडिसन है, सर्जरी है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, पोल्ट्री है, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन है। माइनर में फिजियोलॉजी आ जाती है, एनाटॉमी आ जाती है, फार्माकोलॉजी आ जाती है, पैथोलॉजी आ जाती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम तैयारी किस तरह करें। टाइम शॉर्ट होता है और हम 5 साल के डीवीएम को रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली हमें गाइडलाइन का मकसद भी यही है कि हम अपनी तैयारी किस तरह करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन जो है वो आपने इस तरह तैयार करनी है कि आपको ऑलमोस्ट जो बीमारियां हैं उनके कॉजेटिव एजेंट, उनकी कैरेक्टराइजेशन, मतलब ग्रुप, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, मेटाबॉलिक, ठीक है, ये आपने जेन में रखनी है कि कौन सी हैं, इनके पॉजिटिव एजेंट कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स ऑलमोस्ट फीवर वगैरह, एनोरेक्सिया जो होता है ये सब में ही होता है। आपने डिफरेंशियल सिम्टम्स जो है ना, लाइक अगर हम कहते हैं शूटिंग डायरिया विद बबल्स जो है वो टीबी में होता है, या अगर हम बात करते हैं कि यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसमें हमारा माइंड किस तरफ जाता है, फिर हम उसमें हिस्ट्री लेते हैं कि वो पोस्ट पार्चुरेशन ब्लड आ रहा है या वैसे ही आ रहा है। अगर पोस्ट पार्चुरेशन आ रहा है तो हमारा माइंड जाता है कि ये मेटाबॉलिक हो सकता है फास्फोरस की कमी की वजह से। तो अगर वो पार्चुरेशन की हिस्ट्री नहीं है, फिर हम जो है जाते हैं इसका
ब्लड पैरासाइट्स की तरफ। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, या आप इसे कह लें कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे एक बीमारी जो है वो डायग्नोस हो सकती है। ब्लड पैरासाइट्स भी, अब बेबीजिया है, थलीरिया है, एनाप्लाज्मा है, उसमें हमने आगे फर्दर जो है वो इसको डायग्नोस करना है। ठीक है, तो आप जो है इसी तरह FMD है, PPR है, इनके हर एक के जो है ना वो खुसूसी जो है ना वो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। इसके अलावा लेबॉर्टरी लेजेंस भी होते हैं, स्पेसिफिक लैब टेस्ट होते हैं, जैसे हम ट्यूबरकुलिन की बात करते हैं। आपने इन चीज़ों को याद रखना है, बजाय इसके कि आप एक बीमारी को पकड़ें और उसको शुरू से लेकर एंड तक रट्टा लगाएं। फिर ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इमिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट फॉर बेबीजिया। ठीक है, इसी तरह डायमीनाजिन एसिचुरेट है, या BQ में हम कहते हैं पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। इसी तरह जो है ना वो अब मैं सारा तो यहाँ नहीं बता सकती, तो आपने ये जो है वो याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइसेस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, अगर कोई लेबॉर्टरी टेस्ट है स्पेसिफिक या स्टेन है उसके लिए तो वो आप याद रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसिन जो है वो पास करने में आसानी है। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत बताया है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगी, जिसमें मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो काइंडली जो है कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना सकूँ।